उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। मैं इसलिए एक आदमी को चुना जो और उसके अलावा एक ईमानदार आदमी है। मैं बिल्कुल बेखौफ हूं कि मुझे पता है कि उस्मान बुज़दार करप्शन नहीं करेगा। उस्मान बुज़दार अपनी इक़्तिदार को अपनी जात पैसा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उस्मान बुज़दार साहब ने अपना इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को जमा करवा दिया और परवेज़ इलाही साहब का ऐलान हुआ है नए वज़ीर आला पंजाब के लिए। इस वजह से मैं आपको दिखा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब का कितना कॉन्फिडेंस था उस्मान बुज़दार पे, जिन्हें वो वसीम अकरम प्लस कहते थे। लेकिन इवेंचुअली टाइम ने साबित यह किया कि उस्मान बुज़दार इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी साबित हुए। और तब जबकि इमरान खान साहब को ख़तरा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनकी हुकूमत जा सकती है, वज़ारत उज़्मा के ओहदे से वो खुद जा सकते हैं, तो फिर फाइनली इवेंचुअली इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को बदलने का फैसला किया। आज की जो डेवलपमेंट्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक दफ़ा फिर लग रहा है कि शायद हुकूमत या इमरान खान साहब नंबर्स की गेम में वापस आ रहे हैं। लेकिन कल तक की जो डेवलपमेंट्स थी उसे लगता था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कामयाब होने जा रहा है। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, कल की स्पीच, जो तकरीर उन्होंने की थी, उससे भी ये लग रहा था कि जैसे वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कौम के सामने कि देखें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ये जो ज़मीर फरोशी हुई है वो पूरी कौम के सामने आएगी और अब मेरी हुकूमत को निकाला जा रहा है। क्या प्राइम मिनिस्टर ने सुना? जितना मर्जी कहेंगे कि जी वो देखे ना हमारे से हुकूमत ने अच्छा नहीं किया, देखें जी उन्होंने मेरे काम नहीं किए, देखें जी वो महंगाई नहीं रोकी गई। आपके पास जो रास्ता था वो एक ही है, जमहूरियत में एक रास्ता है, रिजाइन करो। अगर आपको हुकूमत नहीं पसंद आ रही तो रिजाइन करो। लेकिन 25 करोड़ रुपए सामने रख के और कहना कि जी तब आपका ज़मीर जाग जाए, वो कौम नहीं मानने लगी। उसके बाद फिर आज सुबह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और असद उमर साहब भी थे, वो परवेज़ इलाही साहब से मिलने गए और मुलाकात के बाद असद उमर ने क्या कहा सुनी। मज़बूत बातचीत चल रही है जी, जारी है। गिला शिकवा उससे किया जाता है जिससे कोई उम्मीद होती है, कोई रिश्ता होता है। तो आपको इस लिहाज से देखें कि रिश्ता आज भी कायम है। कोई ऑफर किया आपने? हमारी बड़ी अच्छी मज़बूत बातचीत हो रही है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर का। तो असद उमर साहब बड़े शीरो शक्कर हो रहे थे चौधरी बरादरान के साथ और कह रहे थे कि गिला शिकवा उससे किया जाता है जैसे कोई रिश्ता होता है। तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफल ने हमसे गिला किया, हमारा इनके साथ रिश्ता है, ताल्लुक है, वो क्या रिश्ता है? वो मुफाद परस्ती की बुनियाद पर मबनी रिश्ता है या कोई और रिश्ता है? ये तो एक डिबेटेबल बात है। लेकिन बहरहाल फिर परवेज़ इलाही साहब जाकर बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उसके बाद फर्रुख हबीब साहब ने बताया कि उस्मान बुज़दार साहब is no more the Chief Minister of Punjab, is going to be no more the Chief Minister of Punjab. वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई है, ठीक है, और उस मुलाकात के अंदर तमाम मामला तय हो गए हैं। परवेज़ खटक, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी साहब निगोसिएशंस कर रहे हैं इत्तेहादियों के साथ। काफ लीग के साथ मामला तय हो गए। अभी मुलाकात में मोहनिस इलाही भी मौजूद थे, उनके कज़न जो हुसैन इलाही हैं वो भी मौजूद थे और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया वज़ीर आज़म को, ठीक है। और परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आज़म साहब ने पंजाब का अगला नया वज़ीर आला के तौर के ऊपर उनको नामज़द कर दिया है। और काफ लीग ने वज़ीर आज़म साहब के ऊपर एतमाद का इज़हार किया है और प्राइम मिनिस्टर के कई हमायत का ऐलान। और इसी हवाले से जब फैसल जावेद साहब से पूछा गया कि अब क्या मामलात हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले दिन से कहा था कि इत्तेहादी हमारे साथ होंगे। एमकेएम का बता दें, एमकेएम का क्या होगा, बाप का क्या होगा, जीडीए का क्या होगा? हमने पहले कहा था कि जब वक्त आएगा सारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। दूसरा ये बुज़दार साहब ने कहा कि उनके लिए उनकी वज़ारत आला इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए इमरान खान इम्पोर्टेंट है और इसलिए उन्होंने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया है और वज़ीर आला के लिए परवेज़ इलाही साहब को नामज़द किया गया है और एक गेंद से इमरान खान साहब ने 3 विकेटें उड़ा दी हैं। तो ये जो फैसल जावेद साहब कह रहे थे कि एक गेंद से इमरान खान साहब ने 3 विकेटें गिराई और मैंने पहले दिन से कहा था कि इत्तेहादी हमारे साथ होंगे, मुझे तो बिल्कुल ये समझ नहीं आया कि किस तरह से इत्तेहादी आपके साथ खड़े हुए। जनाब, आप इत्तेहादियों के पीछे गए हैं और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपनी हुकूमत और वज़ारत उज़्मा को बचाने की कोशिश में पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप पार्टी से बाहर
पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जिनके हवाले से हुकूमत में आने से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उनको आपने ऑफर कर दिया, बल्कि प्लेट में रख कर उनको दे दी है, उस कीमत पर वो आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हुए हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि इत्तेहादी आपके साथ हैं, इत्तेहादी आपके साथ नहीं है, इत्तेहादी वजारत आला के साथ हैं और वजारत आला आपने उनको दे दी है ताकि वजारत उज़्मा आपकी बची रहे। ज़्यादा दूर की बात नहीं है। और इत्तेहादियों ने बड़ा इसके लिए फाइट किया, एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया पिछले 3.5 साल में, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वाले बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पर तनकीद करते थे। एक तरफ वजारतों में बैठे हुए थे, दूसरी तरफ तनकीद करते थे और कहते थे कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, देखिए महंगाई हो गई है, हमें अवाम का दर्द है, पता नहीं इन लोगों को दर्द है या नहीं है। और इवेंचुअली परवेज इलाही साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया था तहलका खेज, उसमें उन्होंने क्या कहा था इमरान खान साहब के हवाले से, और फिर यह कहा था कि अगर मुझे चीफ मिनिस्टरशिप दी जाए तो मैं सारी चीजें सेट कर दूंगा, लोगों को वापस ले आऊंगा। सुने जरा क्या। और फिर वो भी आपको याद करा देते हैं जब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इमरान खान साहब परवेज इलाही साहब के बारे में कुछ कलमात कहते थे। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वलीद इकबाल साहब ने। वलीद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये बात दुरुस्त है कि ये पावर पॉलिटिक्स है और इसके अंदर सियासी जोड़ तोड़ होता है, और ये बात भी दुरुस्त है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह से वजारत उज़्मा का ओहदा बचे, हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे। लेकिन इमरान खान साहब ने ही अखलाकियात की, असूलों की, नज़रियात की बात की थी। उसके हवाले से तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कहीं पर भी कोई मुमासलत माजी में तो नज़र नहीं आती है। तो अब जब वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को बनाया जाएगा तो आपके अपने वोटर को, कारकुन को, आपको लगता है कि ठीक लगेगा, वो डाइजेस्ट कर पाएगा? देखें जी, वोटर जो है वो तो अपना फैसला जब इलेक्शन का टाइम आता है और बैलेट बॉक्स सामने होता है तो उस वक्त करता है। और उसके लिए आई थिंक उनके लिए सबसे बड़ी, मैं अपने वोटर की बात कर रहा हूँ, उनके लिए सबसे बड़ी जो है उसकी अलामत और उसके पीछे जो उनके वोट के पीछे जो आप कह लें एक साख है, एक ब्रांड है, वो सब इमरान खान साहब। तो अगर आप उनके लीडर एक फैसला करते हैं कि वसीम अकरम प्लस जो हैं उनके ऊपर हर तरफ से बहुत ज़्यादा वो रन स्कोर हो रहे हैं, जो हो रहा है, एक चेंज लाने की ज़रूरत है और एक और को चांस दे देते हैं, तो मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आई थिंक वोटर्स को, आपको लगता है कि इस तरह से तहरीक अदम एतमाद, आपको लगता है कि इस तरह से तहरीक अदम एतमाद में ऑपोजिशन को नाकामी हो जाएगी? क्योंकि नंबर गेम्स की अगर हम बात करें, और मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि ज़रा स्क्रीन पे दिखाइएगा भी, इस वक्त तक जो ऑपोजिशन का नंबर है वो 169 पे है, और एक डे के पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने आपके हक में ऐलान किया आज। दूसरी तरफ जो बाप थी पार्टी बलूचिस्तान की, उन्होंने ऑपोजिशन के साथ हाथ मिलाया। एक मेंबर उनके साथ नहीं है लेकिन 4 सीटें उनके साथ हैं। तो अगर नंबर गेम की फ़िलहाल हम बात करें, तारिक बशीर चीमा साहब, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि मैं इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट दूंगा, तो ये टोटल नंबर 169 का बन रहा है। और अभी खबरें ये भी आ रही हैं वलीद इकबाल साहब के सालिक हुसैन साहब के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जिसके टोटल कुल 5 वोट हैं, उसमें से एक वोट तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि मैं ऑपोजिशन के साथ हूं। बाकी 2-3 के हवाले से एक आध दिन में सिचुएशन क्लियर होगी। और फिर MQM अभी फैसला नहीं कर पाई, GDA अभी फैसला नहीं कर पाई, तो सिर्फ 3 वोट पीछे, 3 नंबर पीछे ऑपोजिशन। तो आपको लगता है कि परवेज इलाही साहब इन हालात में, जब इतना लेट उनको ऑफर की गई है, वो हुकूमत बचा पाएंगे? सबसे पहले तो जी आपकी गिनती जो है वो 169 होगी। जो मैं आज देखता रहा हूँ गिनती और जो मैं समझता रहा हूँ वो 162 या ज़्यादा से ज़्यादा 165 तक जो है वो गई है। और चीमा साहब के बारे में भी जो है, देखें सालिक साहब ने तो कोई बात ऐसी की ही नहीं है, चौधरी साहब ने तो की, वो तो वोट नहीं कर रहे उसमें सिलसिले में। लेकिन ये जो आपने देखा है कि बाप, लेकिन उस पर 5 लोग हैं लेकिन उनमें से 4 ने कहा है और एक जो है वो उन्होंने कहा हुकूमत के साथ वो खड़ी हैं। तो नंबर्स जो हैं, इससे एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है और सब इसको समझ रहे हैं। जिस तरह एक खिलाड़ी वज़ीर आज़म जो हैं, जो साबिका क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने यही कहा ना बार बार कि आखिरी ओवर तक और आखिरी बॉल तक ये चलेगा। तो ये रन रेट का ऊपर नीचे होना चलता इस तरह ही रहता है। लेकिन फिर वो ऑस्ट्रेलिया ने ही पाकिस्तान को एक सबक सिखाया था कि कुछ भी हो सकता है। और
वो 50 रन रह गए हो और 3 ओवर हो तो फिर भी छक्के वक्के मार के 2 दफा हो चुका है T20 में, अभी कुछ महीने पहले और उससे पहले कुछ साल पहले। थोड़ी पॉलिटिक्स नहीं, मैं तो तशबीह के तौर पे कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स अगर डिफरेंट है तो नंबर्स के हवाले से आप कह रहे थे, मैं आपको बता देता हूं कि 169 का नंबर ऑपोजिशन किस तरह से अभी क्लेम कर रही है। पीएमएलएन की 84 सीटें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 56 है, इंडिपेंडेंट 3 है ऑपोजिशन के साथ इस वक्त तक, एमएमएपी की 15 है, एएनपी 1 है, बीएनपी 4 है, बाप 4 है, जमहूरी वतन पार्टी शाहजैन बुगटी साहब छोड़ चुके हैं आपको, वो उधर जा चुके हैं, एक उनकी सीट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का तारिक बशीर चीमा की एक सीट है। तो ये 169 का फिगर है। तो अब परवेज लाई साहब को इस स्टेज पे जब आप चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर कर रहे हैं, अभी तक तो खबरें ये आ रही है कि उनकी अपनी फैमिली में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जॉय शजाद साहब के, एक तो उन्होंने उसको कवर करना है, उसको सॉर्ट आउट करना है, दूसरा एमक्यूएम वाले जो परवेज लाई साहब कहते थे कि हम सारे इकट्ठे फैसला करेंगे, तो क्या एमक्यूएम की तरफ से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं कि परवेज लाई साहब को जैसी ऑफर आई उन्होंने फ़ौरन हिमायत का ऐलान कर दिया, एमक्यूएम ने तो अभी फैसला किया नहीं था, तो एमक्यूएम की 7 सीटें, जीडीए की 3 सीटें, वो जो नाराज अरकान है जो सिंध हाउस में पाए गए थे 11 से 12 लोग तरीन ग्रुप वाले, तो उनमें से अगर कुछ लोग भी मिल जाते हैं तो ये नंबर 172 का तो पूरा हो सकता है ऑपोजिशन का अभी भी। सो यू आर इन हॉट वाटर्स। बिल्कुल इसी तरह आप कह रहे हैं कि जी ये 2-3 विकेटें रह गई हैं, उनको गिरा लें, और इस तरफ से है कि जी 40-50 रन है हम कर लेंगे, तो वो तो चलता रहेगा आखिरी बॉल तक और आखिरी ओवर तक। तो ये तो अप्स एंड डाउन्स जो हैं, आप जिस तरह कह रहे हैं कि तारिक बशीर चीमा साहब को इधर से इधर गिन लिया, मेरी आखिरी इतला यही है कि एमक्यूएम से जो है मुज़ाकरात गवर्नमेंट के वो कामयाब हो गए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में, और साथ असद उमर साहब, इमरान इस्माइल साहब और दीगर भी उसमें शरीक थे। तो मामला जो है पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री ऑफर की है ना आपने एमक्यूएम को, मजीद पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री ऑफर की, और इस बात का भी इम्कान है, मैं आपको बता रहा हूं जो खबर हमारे पास पहुंच चुकी है वो ये है कि इसकी सरकारी तौर पे एज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता ना करें आप, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि खबर ये है कि पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री ऑफर कर दी है एमक्यूएम को, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सिंध की गवर्नरशिप भी एमक्यूएम को ऑफर की जाए। मिनिस्ट्री ऑफर हो चुकी है, गवर्नरशिप ऑफर की जा सकती है। तो सवाल यही है कि ये इक़्तिदार इतना अजीज कब से हो गया इमरान खान को कि वो पंजाब में परवेज लाई को चीफ मिनिस्टर ले आए, सिंध में एमक्यूएम को गवर्नरशिप दे दें, वजारतें मजीद बांटना शुरू कर दें, और दूसरी तरफ वो जो बात, और फिर कल ऑपोजिशन के मुनर्रिफ अरकान से 2 बजे मुलाकात का वक्त तय है प्राइम मिनिस्टर का, तो अगर वो लोग डिफेक्ट करते हैं और आपकी तरफ आते हैं तो क्या वो जमीर फरोश नहीं होंगे? ये भी एक सवाल है। अब मैं आखिरी सवाल का जवाब तो आपको पहले दे देता हूं, और ये बात आपने काफ़ी दफ़ा सुन ली होगी पिछले 8-10 दिनों में कि किसी भी मौके पे, जब से ये 8 मार्च को ये कार्रवाई शुरू हुई है, कोई 5 हुकूमतें आपको गिनवाई है ना, कि वफाकी हुकूमत भी, पंजाब हुकूमत, खैबर की हुकूमत, जीबी की, एजे की, वो सब इतनी 5 हुकूमतें होते हुए भी इसके ऊपर कोई किसी किस्म के जो माली वसाइल या कोई जो कर सकती हैं हुकूमतें, इमरान खान साहब ने चूज़ नहीं किया, और ये सब एक्नॉलेज कर रहे हैं। हालांकि मुसद्दका इतलाएं यही हैं कि अपोजिशन ने ये सारी चीज़ें की हैं, ये 22 करोड़ 20 करोड़ रुपए की और टिकट्स की ऑफर्स और वो सारा कुछ। सो अगर कोई मुनर्रिफ अरकान प्राइम मिनिस्टर को आके मिलना चाहते हैं, उसका कोई ऐसा मतलब तो अखज़ करना जरूरी नहीं है। ये जो जिन लोगों के हवाले से पीटीआई कहती थी कि 20-22 करोड़ रुपए की उनको ऑफर्स की गई हैं, उनमें से अक्सर व बेशतर का ताल्लुक तरीन ग्रुप से था। तो अब अगर बुज़दार साहब माइनस हो गए हैं पंजाब से, और तरीन ग्रुप का सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि माइनस बुज़दार बात होगी, तो वो लोग भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वापस आएंगे। मैं इसका इस वजह से वापस आने के बाद तो कोई नहीं कर सकता जी, लेकिन अभी तक आज भी जो कम से कम सिंध है उसके हवाले से जो उनके सरगना है, वो तो यही कहते आ रहे हैं हम ज़मीर के मुताबिक वोट डालेंगे। वो ना इधर की बात कर रहे हैं ना उधर की बात कर रहे हैं। तो वो आज जिस तरह फारूक हबीब साहब ने एक प्रोग्राम में कुछ देर पहले कहा था ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला तो नहीं कहना चाहिए। वो फिर 20 करोड़ वापस करेंगे? नहीं, वो उनके और जिन्होंने 20 करोड़ दिए हैं और जो लिए हैं वो उनके दरमियान है जी, वो फैसला करें। ये शेख रशीद साहब ने नहीं, आपने देखा उनका भी बयान। आप लोग बड़े
आप लोग ये कहते हैं ना कि उन्होंने 20 करोड़ रुपया लिया है, तो माइनस बुज़दार अगर वो लोग वापस आ जाते हैं तो फिर तो इसका मतलब ये है कि उनके जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थे, तो 20-22 करोड़ 50 करोड़ वाली बात तो फिर सही साबित नहीं होती है। अगर सिर्फ बुज़दार साहब को माइनस करके वो लोग वापस आते हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस कर दिया गया, तो फिर इसका मतलब है 20 करोड़ वाली बात तो कोई ख़ास नहीं। उसमें तो देखें, आप कोई किसी खास एक सबसेट की अगर बात करें तो वो तो अलग बात है ना, लेकिन इसमें तो ऐसे अफराद भी हैं तो जो केपी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो रिजर्व सीट्स के ऊपर लोग हैं, उनका तो इसकी पंजाब की वजारत जो है वजारत आला, उसके ऊपर कोई इशू नहीं है, उनका तो ताल्लुक़ ही पंजाब से नहीं है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल करने के लिए। लेकिन रिज़र्व सीट्स पे तो 2 ख़वातीन हैं, बाकी सारे इलेक्टेबल्स हैं जो तरीन ग्रुप में हैं, और माइनस बुज़दार की वो बात करते थे। और अगर माइनस बुज़दार के बाद तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाते हैं और वो तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत को सपोर्ट करने का फ़ैसला करते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो इल्ज़ामात लगते रहे उन पर कि 20 करोड़ 22 करोड़ रुपए में इन्होंने ज़मीर फ़रोशी की है, ज़मीर का सौदा किया, क्या वो इल्ज़ामात दुरुस्त है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। मुझे ज्वाइन किया जमहूरी वतन पार्टी से शाहजैन बुगटी साहब ने। आपने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दिया और अपोजिशन बेंचेस को ज्वाइन किया, और जनरल एजाज अवान साहब तजज़िया नगार मेरे साथ हैं। जन साहब, बिफोर आई कम टू यू, क्योंकि आपसे तफसील से मैंने ख़त के हवाले से बात करनी है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल की तकरीर में लहराया है। बुगटी साहब, ये बताइएगा कि क्या वजह बनी, यू वर स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, क्या वजह बनी कि आपने वज़ीर आज़म साहब का साथ छोड़ा और अपोजिशन रैंक्स को ज्वाइन किया? एक तो इसका जवाब दे दें। दूसरा ये, तहरीक अदम एतमाद में अब आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट करेंगे, आपको लगता है कामयाब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ काम किया, हमने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की। जो ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी मैंने नेक नियति से वो निभाई। तमाम डाटा कलेक्ट किया, IDPs का डाटा लिया, किसने कहाँ से हिजरत की, कौन कहाँ बैठा है, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान तीनों को इन्वॉल्व किया। मैंने पूरा रोड विज़िट खुद जाके किया, हर DC से मैं खुद मिला, कमिश्नर से मिला, पुलिस ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे, बाकी ऑफिसर्स मौजूद थे। हमने डिटेल में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई। जो रिपोर्ट है, हम जो डिटेल्स हैं, हज़ारों सफ़ों पे मुश्तमिल हैं, और मैंने घर पे नहीं बनाई है, तीनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने फेडरल गवर्नमेंट को दी। इसके अलावा हम क्योंकि पीस प्रोसेस को बढ़ा रहे थे, ऑफ कोर्स आप जानते हैं एवरीवन वाज ऑन बोर्ड, और इसमें हम चाहते थे कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो। और जब हमने ये बात चलाई, लोगों ने बड़ा सराहा, और बलूचिस्तान में आपने देखा कि एक दफ़ा अमन बहाल हो गया था, और फिर अब गुज़श्ता चंद माह से इंसर्जेंसी वहाँ पीक पे आई। जो हम समझते हैं वहाँ के लोगों ने ये समझा कि हुकूमत ने सिर्फ वक्त लिया, एंड दे वर नॉट वांटिंग टू डू समथिंग देयर। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, मैंने उनको आगाह किया कि ये चीज़ है, ये ऐसे है, और ये ज़ाहिर है प्रायोरिटी बेस्ड चीज़ है, तो इसको हमें करना चाहिए। 2005 से लोग बेयारो मददगार मुख्तलिफ जगहों पे हैं, तो लोगों को यूनाइट करने का बहुत अच्छा तरीका होगा, और पीपल विल कम क्लोज टू द फेडरेशन। ठीक है, तो इस बात पे आप कह रहे हैं कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब से राहें जुदा कर ली फिर, क्योंकि वो आप एक पेज पर नहीं आ सके बलूचिस्तान की अमन अमा की सूरत हाल के हवाले से। मुझे ये आप बताइएगा कि आपके पास एक सीट है और आप ऑपोजिशन के रैंक्स को ज्वाइन कर चुके हैं, ऑपोजिशन की तरफ से कोई ऑफर आपको दी गई है? मेरी बात आप सुनिए। मेरी राहें प्राइम मिनिस्टर से क्या जुदा होनी है? मुझे जो जिम्मेदारी दी थी टू स्ट्रेंथन द नेशन, अगर बलूचिस्तान में अमन बहाल होता तो यकीनन पाकिस्तान मजबूत होता, बलूचिस्तान के लोग खुशहाल होते तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान पे पॉजिटिविटी तो मेरा अगला सवाल ये आपसे कि अब आप ऑपोजिशन रैंक्स ज्वाइन कर चुके हैं, तरीके अदम एतमाद में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप वोट करेंगे, तो मुझे ये बताइएगा कि ऑपोजिशन के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई है? अगर ये तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उनके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने क्या ऑफर किया?
अच्छा, लाइन ड्रॉप होगी मेरे ख्याल में, टेलीफोन लाइन राब्ता मुनक़ता हो गया। प्रोड्यूसर साहब दोबारा उनसे रब्ता कीजिएगा। मैं सवाल रिपीट करूँगा। जैन साहब हमारे साथ हैं, जैन एजाज अवान साहब सीनियर तज्ज़िया नगार हमारे साथ हैं। जैन साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। पहले जैन साहब मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाऊँ कि इमरान खान साहब ने कल जो ख़त लहराया है और बैरूनी साजिश की तरफ इशारा किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बैरूनी साजिश हो रही है और हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश हो रही है। सुनिए। बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है, मेरी कौम ये जानना चाहती है कि लंदन में बैठा हुआ किस किस से मिलता है। कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। और पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं? पाकिस्तानी किरदार किसके कहने पे चल रहे हैं? तो जय साहब, सवाल मेरा आपसे यह है कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पे पावर पॉलिटिक्स हो रही है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सियासी जमातें हैं, और फिर चाहे वो गवर्नमेंट की हैं, अपोजिशन की हैं, गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, अपोजिशन की मेन जमातों के इत्तेहादी हैं, सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है, निगोसिएशन हो रही है, चार्टर ऑफ डिमांड्स रखा जा रहा है, कुछ दो कुछ लो की बात हो रही है। उस सारी एक तो बज़ाहिर नज़र आता ना कि जिसका जहाँ पर ज़्यादा सियासी तौर पर फ़ायदा है वो उसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इस बैरूनी साजिश का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि हमें थ्रेट भी किया कि, और सबूत के तौर पे वो ख़त लहराया उन्होंने जलसे में। आपके पास कोई ख़ास इत्तलात इस हवाले से? जी श्याम साहब, थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि जो कुछ हो रहा है इसमें नथिंग न्यू, बैरूनी इन्वॉल्वमेंट भी होती रही है, रिजीम चेंज भी एक स्ट्रेटजी है बड़ी ताकतवर ममालिक की। अगर कोई लीडर उनकी बात नहीं मानता या उनकी जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं उनके मफाद से, उसका मफाद उनसे टकराता है, उसकी पॉलिसी उनके साथ इन सिंक नहीं है, तो यकीनन ऐसी रिजीम्स को जहां उनका बस चल सके वहां वो रिजीम चेंज की कोशिश भी करते हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है। और हमारे मुल्क में तमाम सियासतदान, यकीनन सियासतदान सियासत करता ही इक़्तिदार में आने के लिए, तो हर आदमी ने अपना अपना प्राइस टैग निकाल के बाहर रख लिया जब ये हुकूमत का सिंहासन डोलने लगा। तो मेरे ख्याल में जो कुछ हो रहा है इट इज़ वेरी नॉर्मल और कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। इस वक्त ये हो रहा है, इस वक्त इमरान खान के खिलाफ कोई बैरूनी साजिश हो रही है। वेल, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं और वो लाखों लोगों के सामने कहते हैं और ये भी कहते हैं कि मैंने जो अहम हलके हैं या अहम इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की है, तो आई एम श्योर ही इज नॉट नाइदर जोकिंग नॉर इज ही, आई कैन डेयर से कि ही इज नॉट लाइंग डेफिनेटली। तो इस हवाले से आपके पास कोई ख़ास मालूमात प्राइम मिनिस्टर ने जो ख़त लहराया? कुछ लोग तो क्लेम करते हैं सहाफ़ियों में से ही कि हमारे पास उस ख़त की एक कॉपी है, और वो ख़त, ये बात होता है ना जैन साहब कि वो डिप्लोमेटिक चैनल से आया है, वो कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से दिया गया डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं है, क्योंकि उसका जो ज़रिया बने वो शाह महमूद कुरैशी साहब बने जो कि फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं। तो डिप्लोमेटिक लेवल पे प्राइम मिनिस्टर साहब को आपके ख्याल में धमकी दी गई किसी मुल्क की तरफ से कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट अडॉप्ट करते हैं तो आपका रजीम चेंज कर देंगे? देखिए, वाया मीडिया क्या यूज़ किया गया, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। और जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट, जिस तरह एक दो फेमस जर्नलिस्ट ने कहा जी मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है, तो ये वो लेटर नहीं है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। और इस पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बड़ी वाज़ेह बात कर चुके हैं कि उनको उस लेटर का कोई इल्म नहीं है। ये लेटर्स आते हैं, इनको देने के मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, NGOs होती हैं, फॉरेन ऑफिस होता है, फॉरेन मिशंस होते हैं, उनके अंदर उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है, फॉरेन मिशन के अंदर जो उनके डिफेंस अताशेज होते हैं। तो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, कौन सा चैनल इख्तियार किया गया आई हैव नो आइडिया। तो जैसा अच्छा, आपको ये नहीं पता कि कौन सा चैनल इस्तेमाल किया, लेकिन उसके जो मिंदरजात हैं उसके हवाले से आप एक तो ये कह रहे हैं ना, you're saying कि I trust his word of mouth, he is the prime minister of this country, वो वजीर आजम है, इतने लोगों के सामने उन्होंने बात की है तो मुझे एतबार है। लेकिन ज़ाती तौर पे बिकॉज आप रिटायर्ड जनरल हैं, ISI की आपकी सर्विस है, इस खत के मंदरजात के हवाले से कोई इल्म आपको हो जो आप शेयर करना चाहें टेलीविजन पर?
आई हैव नो इंफॉर्मेशन, आई हैव नॉट सीन इट, आई हैव नॉट रेड इट। मैंने इसकी कॉपी या कोई ऐसा इमेज नहीं देखा, सो आई एम इग्नोरेंट कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, एड्रेसी कौन है, वेदर इट इज साइंड और अनसाइंड डॉक्यूमेंट है, इज इट फॉर आइज ओनली, आई हैव नो आइडिया। लेकिन आपको लगता है कि जो भी इमरान खान कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, तो ऑपोजिशन इस वक्त जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन ला चुकी है पार्लियामेंट में, वो इस गेम का हिस्सा होंगे आपके ख्याल में? वेल देखिए, जो बैरूनी ममालिक हैं जहां भी रिजीम चेंज होती है, अंदरूनी आलाकार तो अंदरूनी ही बनता है। हमने ईस्ट पाकिस्तान को डिसमेंबर होते नहीं देखा, तो वहां पे कौन था? शेख मुजीबुर रहमान और उसके साथ जो मुक्ति बाहिनी एक आर्म्ड मिलिटेंट ट्रेन किए गए थे और बंगाल के पॉलिटिशियंस थे। तो इंस्ट्रूमेंट तो इंटरनली होता है हमेशा, कोई बैरूनी कुव्वतें आके डायरेक्ट हमला आवर नहीं होती। आपने अभी देखा जहां हमला आवर भी हुई थी अफगानिस्तान में, तो नदरन अलायंस को आगे किया गया और उनको सपोर्ट किया गया, उनकी मदद की गई। तो जहां भी रिजीम चेंज होती है, जहां भी तख्ता उल्टा जाता है या जहां भी पॉलिटिकल चेंजेस लाई जाती हैं, वो किसी जो स्ट्रेंज पॉलिटिशियंस होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, अपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए वो ये काम करते हैं। अब कौन आजकल इस्तेमाल हो रहा है, आई विश आई हैड नोन। ठीक है, जैन साहब एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। अब एक एनालिस्ट के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे, जी आपकी क्या असेसमेंट है तरीके अदम एतमाद के हवाले से? अभी की आज की जो डेवलपमेंट्स हैं, परवेज इलाही साहब को पंजाब की वजारत आला के लिए नामजद कर दिया इमरान खान साहब ने, बाप जो है उन्होंने अपोजिशन के रैंक्स को ज्वाइन कर लिया है। आपको क्या लगता है तरीके अदम एतमाद का क्या बनेगा? मेरे ख्याल में कामयाब नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि इसके जो गेन करेंगे या जो फ़ायदा उठाएंगे इस अदम एतमाद से वो दो पार्टियां हैं, और जो नुकसान करेंगी वो तीन हैं, और तीनों बरसर इक़्तिदार हैं। तो मैं नहीं समझता कि बाहर बैठे हुए लोग, या लेट मी से ऑनेस्टली, अगर नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ये तीन हुकूमतें तीन बड़ी पार्टियों को सियासत से बेदखल करने में कामयाब हो जाती हैं, तो इनमें से प्राइम मिनिस्टर को बेदखल करना तो शायद सबके मफाद में हो, लेकिन आसिफ अली जरदारी को बेदखल करना, उसके साथ मिलके उसकी सफ़ों में बैठ के उनकी हुकूमत को गिराना नामुमकिन है, और वो किसी ऐसी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे जो उनकी सूबाई हुकूमत भी जाए। आपको लगता है कि ये कामयाब नहीं होगी? और आइंदा के लिए जो उनका आगे पॉलिटिकल रोड मैप है, उसमें उनके बेटे की और उनकी पार्टी की कोई पोजीशन पंजाब में नहीं बनती अगर उन्हें तैयारी के लिए 18 माह नहीं मिलते। तो वो किसी ऐसे सेटअप को सपोर्ट नहीं करेंगे एट द 11th आवर जो उनके इस रोड मैप को स्कटल कर दे, और उनके जो नेक्स्ट 2023 के हलीफ हैं उनके साथ मिलकर वो कोई मंसूबाबंदी न कर सकें। ऐसा नहीं होता नजर आता मुझे। जैन साहब बहुत शुक्रिया, के लिए वक्त की किल्लत है। आई विश के ज़्यादा वक्त होता तो मज़ीद हम आपसे बात करते। बुख्ती साहब मेरे साथ दोबारा है। बुख्ती साहब, मुझे सिर्फ वो जैन साहब ये कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश का अंसर शामिल है, और दूसरा तरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी उन्हें लगता है। तो अगर ये कामयाब नहीं होगी तो आपको नहीं लगता आपने गलत फैसला कर लिया? आप हुकूमत में बैठे हुए थे तो हुकूमत में रहते। हुकूमत अगर इमरान खान की चलेगी आगे, देखिए हमने आज जॉइंट ऑपोजिशन के इजलास के बाद मीडिया को बताया, अगले चंद 24 से 48 घंटे में आप खुद देखेंगे, और जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनकी तरफ से अवाम और मुल्क के बेशतर मफाद में वो अपोजिशन की तरफ आएंगे, हम पर उम्मीद हैं। किन इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं आप? काफ लीग ने तो आज ऐलान कर दिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, उन्हें वजारत आला ऑफर हुई है। देखिए बीएपी आज आई है, आपके सामने है। देयर आर डेज, देखिए अल्लाह ताला खैर करेगा, आप वेडनेसडे शाम तक देखें, चीज़ें बहुत क्लैरिटी से सामने आ जाएंगी और बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। जनरल साहब ने बिल्कुल ओपिनियन दिया है, ही इज़ एन एनालिस्ट, बिल्कुल दे सकते हैं। आपने हमसे हमारा सियासी तज्जिया दिया,
अब वो तो वक्त आने पे ही पता लगेगा कि बातें किस तरफ जाके रुकती हैं, आखिर कहाँ किधर जाके बातों को ठहराव आएगा। बट यू कॉन्फिडेंट कि कामयाब होगी तहरीक अदम एतमाद? देखिए, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगी। और क्योंकि आप देखिए जिस तरह मुल्क में महंगाई, इन्फ्लेशन, लोगों की परेशानी, आप एक काम करें, मुल्क में रेफरेंडम करा लें, आपको पता लग जाएगा पाकिस्तानी कौम किस हद तक मौजूदा हुकूमत की इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड को पाकिस्तान के लिए मुस्बत समझती है। आम आदमी ना, मैं, आप, यहाँ आपकी मीडिया टीम, एनालिस्ट, पॉलिटिकल लोग, हम तो बड़े अच्छे से आके अपनी अपनी पार्टीज को या अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स को डिफेंड करते हैं। आप मुझे ये बताइए, आम आदमी जो मजदूर है, जो मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था आज से 2 साल पहले, एक गरीब आदमी जो दिन में दिहाड़ी करता है, बेलचा लगाता है, वो 4 रोटी 10-10 रुपए की रोटी लेता था और 35 रुपए की दही खाता था। शाम घर जाते हुए 12 रोटियां ले जाता था, 1 पाव घी और 100 रुपए की सब्जी। शुक्र अल्लाह, वो शुक्र अदा करता था कि मुझे अपना ब्रेक पेट भरता है। मेरी बात सुनिए, और अपने बच्चों का। आज ये आलम है ना, वो दोपहर को 4 रोटियां लेता है, ना शाम को 12 रोटियां। जिसके घर में भूख हो उसको क्या फर्क पड़ता है? इमरान खान आए, जरदारी साहब आए या नवाज शरीफ आए, वो तो कहेगा मेरे बच्चे को कम से कम वो रोटी तो मिले ना। ठीक है, आखिरी सवाल मुझे सिर्फ 15 सेकंड में प्लीज जवाब दीजिएगा कि ऑपोजिशन ज्वाइन करने के बदले में आपको ऑपोजिशन की तरफ से कोई ऑफर हुई है पोस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तहरीक अदम एतमाद के बाद का जो सिनारियो होगा उसमें कोई ऑफर हुई है आपको किसी पोस्ट के लिए? मुझे आप बताइए, पीटीआई के साथ रह के मैंने कौन से महलात तामीर किए हैं, मुझे आप ये तो बताइए। पीटीआई में रहने से पहले हम सड़क पे और आज महल में रहते हैं, फिर तो यकीनन हम बाकियों से भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे खानदान में, बहुत हमारे शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सेगमेंट बुख्ती साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में क्या खिचड़ी पक रही है, वाकई में कोई तकसीम है फैमिली के अंदर या नहीं? कामिल अली आगा साहब हमारे साथ होंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि पंजाब की वजारत आला परवेज़ इलाही साहब को ऑफ़र हुई है, तो अब उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी है कि किस तरह से उन्होंने तमाम इत्तेहादियों को मनाना है। लेकिन फ़िलहाल ख़बर ये आ रही है कि आ चुकी तारिक बशीर चीमा साहब का रेजिग्नेशन भी मेरे सामने है। कामिल अली आगा साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आगा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि जिस वक्त पर अब टास्क दिया गया परवेज़ इलाही साहब को, तो उसमें तो आपकी अपनी जो 5 सीट्स थी नेशनल असेंबली में, उसमें से एक तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो अलहदा हो गए और वो कहते हैं कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट करूँगा। और कुछ ख़बरें इस तरह की आ रही हैं कि सालिक हुसैन साहब या चौधरी शुजात साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये बातें दुरुस्त हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखें, हमारी जमात में कतई तौर पे कोई फैसला चौधरी शुजात हुसैन साहब की कॉन्सेंट के बगैर ना कभी हुआ है, ना कभी इंशाल्लाह होगा। ये आप लिख लें, ये मैं आपको पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें पहले से डिसाइड होती हैं, उसके बाद फैसले होते हैं। तो फिर ये तारिक बशीर चीमा, हाँ जी, तारिक बशीर चीमा साहब की रिजर्वेशन बहावलपुर सूबे के ऊपर थी कि उसको अलग सूबा बनाया जाए। चौधरी परवेज इलाही साहब और हम सारे इकट्ठे जाके जब प्राइम मिनिस्टर को मिले, तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने सबसे पहले उनकी रिजर्वेशन पेश की कि आपने 3 मरतबा वादा किया और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, उसकी क्या वजह है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे ये कहा कि ये हमारी तरफ से कुछ कोताही हुई, मैंने वादा किया था, लेकिन अब मैं उसी वक्त उन्होंने जो अपना कुरैशी साहब हैं फॉरेन मिनिस्टर, उनको हदायत की कि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, बिल पेश किया जाए पार्लियामेंट के अंदर, और
उसका प्रोसेस शुरू किया जाए। तो ये मसला हल हो गया। उसके बाद हमारी मुलाकात जो है चौधरी परवेज इलाही साहब की तारक बशीर चीमा साहब के इस वक्त जारी है। इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। वो हमारे भाई हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तारक। इसीलिए तो हैरानगी हो रही है हमें कि वो जनरल सेक्रेटरी हैं आपके, और उन्होंने कहा जी कि मैं इमरान खान के खिलाफ, मतलब कि परवेज इलाही साहब के फैसले से हट के उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर परवेज इलाही साहब अपने घर में तमाम वोट इमरान खान साहब के के हक में नहीं डलवा सकेंगे तो बाहर जो उम्मीद है इमरान खान साहब को MQM के हवाले से या GD के हवाले से। मेरे भाई हमारी जमात की ये रवायत कभी नहीं रही कि हम बाहम फैसला करने से पहले कोई अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करने से पहले कोई कदम उठा ले। ये कभी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जो फैसले होते हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब की कॉन्सेंट से होते हैं। MQM से मुशावरत की गई थी? कुछ नहीं हुआ। MQM से कोई मुशावरत हुई थी ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले? क्योंकि पहले परवेज इलाही साहब कह रहे थे कि मिलके इकट्ठे फैसला करेंगे तमाम इत्तेहादी। एक घंटा पहले प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात से 1 घंटा पहले हमारी मुलाकात जो है MQM से हुई। बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, इत्तेफाक राय हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक इत्तेफाक हो गया कि हम प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पे पहला फैसला ये दे दिया। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया कामिल अली। लेकिन सरप्राइज तो परवेज इलाही साहब को भी मिल गया, एक तारिक बशीर चीमा साहब का, दूसरा बलोचिस्तान अवामी पार्टी का, क्योंकि वो कहते थे तमाम इत्तेहादी इकट्ठे फैसला करेंगे। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।